हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उसके बारे में डीपली एनालाइज किया जाता है, उसके बिजनेस को समझा जाता है, उसके बिजनेस में हो रहे जो भी डेवलपमेंट्स है उसको देखा जाता है और फिर मन बनाया जाता है कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। रिसेंटली एक थोड़ा डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं और काफी अच्छा डेवलपमेंट कंपनी में हो रहा है। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि इस कंपनी को अभी स्टडी करना सही रहेगा, ताकि आने वाले समय में अगर कुछ अच्छा लगता है इसके बिजनेस में तो बेनिफिट हो सकता है सभी इन्वेस्टर्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में और फिर इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। कंपनी का नाम है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी के बारे में अगर बात करूं तो करेंटली कंपनी का जो मार्केट कैप है 11,154 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 223 रुपए पे कंपनी ट्रेड कर रही है। हाई 276 गया था तो वहां से एक थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। 52 वीक लो का बात करें तो 158 का 52 वीक लो रहा है। करंटली इसका पी 22.8 यानी 22.8 के पी पे ट्रेड कर रही है। रिटर्न्स आप देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.6% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटीज 16%। तो रिटर्न कोई बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत ज्यादा एस्टाउंडिंग भी नहीं है, बट बहुत बुरा भी नहीं है। और इसके लिए हम लोग को हॉस्पिटल सेक्टर के बिजनेस को समझना पड़ेगा कि कैसे रिटर्न्स इनका बढ़ता है। वो भी हम लोग जब बिजनेस को एनालाइज करेंगे तब मैं समझाऊंगा कि ये जो रिटर्न्स अभी 11% 16% दिख रहा है, एक पर्टिकुलर चीज होने के बाद क्या होता है, हॉस्पिटल सेक्टर में ये रिटर्न्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं। तो वो क्या होता है, उसको किस नजरिया से देखते हैं, वो हम लोग समझेंगे। फेस वैल्यू का बात करें, 10 रुपया का शेयर है, 50 करोड़ शेयर है इसके पास। सेल्स 10,800 करोड़ का सेल ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने किया है। डेट कंपनी के बुक्स में थोड़ा ज्यादा है, 5,262 करोड़ का डेट है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन कहीं ना कहीं कंपनी के लिए हो जाता है, इसलिए इसको उतना प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलता है जितना कि शायद मैक्स हेल्थ केयर को या अपोलो हॉस्पिटल को जितना एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है, इनको नहीं मिलता है। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके बुक्स में डेट बहुत ज्यादा है। बट एट द सेम टाइम हम लोग जब बिजनेस को स्टडी करेंगे तो देखेंगे ये जो डेट है ना, बहुत इसका जो कॉस्ट है बहुत सस्ता है, क्योंकि ये डेट इंडिया से नहीं लिया हुआ है। ये बेसिकली जीसीसी कंट्रीज से लिया हुआ है, जहां पर वो सस्ते रेट पे लोन्स मिलते हैं। और यही कारण है कि ये इतना बड़ा जो डेट है उसके पीछे जो इंटरेस्ट का खर्चा है ये बहुत ज्यादा नहीं है। वैल्यूएशन का बात करें तो प्राइस टू बुक 2.7 का है और मार्केट कैप टू सेल्स 1.03 का है। पेग रेशियो 0.76 का है, जो कि वैल्यूएशन को काफी अट्रैक्टिव बनाता है। एनीथिंग बिलो 1 इज अट्रैक्टिव इन पेग रेशियो। प्रमोटर का होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है, 38% होल्डिंग है प्रमोटर के पास। करंट लाइबिलिटी 4,212 करोड़ का है। करंट असेट इनके पास 4,433 करोड़ का करंट असेट। इनका अगर चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पर जून में 174 रुपया था, फिर एक अच्छा तेजी आया स्टॉक में। अगस्त आते आते 237 हो गया, फिर एक करेक्शन आया एंड देन उसके बाद ये रेगुलरली 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी क्या हुआ, ये 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करना चालू किया। यहाँ पर 11 नवंबर को इसमें करेक्शन आया अच्छा खासा, और फिर अभी ये 50 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। इंटरेस्टिंग चीज है ये देखना कि अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव लेता है या फिर फर्दर और नीचे आता है और 200 डीएमए को भी तोड़ के 215 के नीचे आ जाता है। तो इन केस अगर ये टेक्निकल लेवल पे 215 के नीचे आ जाए तो ये एक बियरिश फेज में चली जाएगी कंपनी। तो टेक्निकल लेवल पे इस चीज को देखना है। और अगर ये दोबारा से 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड करने लगे 240 के ऊपर, तो अगेन ये बुलिश फेज में चला जाएगा। पीयर कंपैरिजन का अगर मैं बात करूं तो पीयर कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये जो एस्टर डीएम का पी है करीब करीब 23 का पी है। पर बाकी कंपनीज को आप देखो, अपोलो 77 का पी, मैक्स 44, फोर्टिस 45, डॉक्टर लाल तो छोड़ दो, नारायणा 34, ग्लोबल हेल्थ 61, कृष्णा इंस्टीट्यूट 37। तो पी के पॉइंट ऑफ व्यू में वैल्यूएशन वाइज ये सबसे सस्ता है। रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो रिटर्न्स इनका 15.97 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.58% का है। तो रिटर्न्स के मुकाबले में भी ये सबसे कमजोर है कहीं ना कहीं, क्योंकि बाकी कंपनीज इससे काफी बेटर रिटर्न्स दे रहे हैं। हाँ, मैक्स हेल्थ केयर जो 44 का पी है उसका रिटर्न इससे थोड़ा सा खराब है, फोर्टिस का भी रिटर्न इससे थोड़ा खराब है।
बट मोर और लेस बाकी सब इससे बेटर रिटर्न्स दे रहे हैं। ईवी बाई ईबिटा का बात करें तो ये 10.36 का ईवी बाई ईबिटा है, जबकि बाकी लोगों का ईवी बाई ईबिटा काफी ज्यादा है। मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू का अगर मैं बात करूं तो 2.7 प्राइस टू बुक पे ये मिल रहा है। उसके मुकाबले करीब करीब खाली 40 से जो थोड़ा सा और सस्ता है 3.08। बाकी लोग का प्राइस टू बुक काफी हाई है। तो अब ये पूरा चीज देख के क्या चीज समझ में आ रहा है कि ये वैल्यूएशन में तो सबसे सस्ता है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम रिटर्न्स भी बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा कम बना के दे रहे हैं। तो समझना होगा कि क्या कारण है कि ये रिटर्न्स थोड़ा कम बना के देता है, और आगे चल के क्या रिटर्न्स बेटर हो सकता है कि नहीं। तो पहला कारण है कि रिटर्न्स थोड़े से वीक है, और दूसरा कारण है कि बुक्स में डेट बहुत हाई है। तो ये दो कारण है कि मार्केट इसको प्रीमियम वैल्यूएशंस नहीं देता है जितना वैल्यूएशन बाकी हॉस्पिटल बिजनेस को मिलता है। तो एज एन इन्वेस्टर अगर हम लोग इसमें इन्वेस्टेड है तो क्या ट्रैक करना होगा कि किन कारणों से, जो डेट का कारण है या रिटर्न्स का कारण है, जिसके वजह से इनको प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। अगर धीरे धीरे आगे चल के देखते हैं डेट रिड्यूस हो रहा है, रिटर्न्स इंप्रूव हो रहा है, तो वहां पर एक टर्न अराउंड आने का पॉसिबिलिटी। बट ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं ये भी हम लोग को नहीं समझ में आएगा। ये तब समझ में आएगा जब हम कंपनी के बिजनेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बिजनेस को अभी हम लोग स्टडी करेंगे तो देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स का बात करते हैं तो क्वार्टरली अभी जब सितंबर का रिजल्ट आया है तो रिवेन्यू तो बढ़ के ही आया है 2816 करोड़, विच इज अ गुड साइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखो 319-20 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो ये बेटर है। बट अगर मैं इसको मार्च से कंपेयर करूं या दिसंबर से या फिर पिछले सितंबर से, तो इस 3 क्वार्टर के मुकाबले तो रिवेन्यू डाउन है। अब रेवेन्यू डाउन होने के पीछे कारण क्या है? मार्जिन गिरा है। मार्च में 17% का मार्जिन था, उसके पहले 15% का था, पिछले साल 14% का मार्जिन था, ये दोबारा से 11% पे आ गया। तो मार्जिन क्यों गिरा है, इसको समझना पड़ेगा कि मार्जिन आखिर गिरा क्यों है। अदर इनकम इनका 18 करोड़ हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 37 था, तो वो तो उतना सस्टेनेबल भी नहीं था। तो ऑल इन ऑल इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ा है। कहाँ 62 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट हुआ था मार्च में, वहां से जून में 69 हुआ, और अभी 77 करोड़ का इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ा है। एट द सेम टाइम आप देखो डेप्रिसिएशन जो है ये बढ़ते जा रहा है। तो 170 करोड़ पिछले साल में 161 करोड़ का जो डिप्रिसिएशन था, वो डिप्रिसिएशन 161 से बढ़ के ऑलमोस्ट 190 करोड़। तो 30 करोड़ रुपया का एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन हुआ है इस क्वार्टर में। तो 30 करोड़ का अगर एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फिक्स्ड असेट जो है कंपनी का ये बढ़ रहा है। तो जब फिक्स्ड एसेट का ब्लॉक बढ़ता है तो डिप्रिसिएशन भी ज्यादा होता है, यानी कंपनी में कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है, ग्रोथ आ रहा है। ये चीज नंबर्स में नजर आ रहा है। तो अभी ग्रोथ आने का जो नेगेटिव चीज है वो हम लोग के बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। पर ग्रोथ का जो पॉजिटिव चीज है दैट टेक्स टाइम, उसको थोड़ा सा समय लगता है कि रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बैलेंस शीट का बात करें तो 3650 करोड़ का रिजर्व्स है। बट आप डेट देखो, डेट रेगुलर बेसिस पे डेट बढ़ रहा है। मार्च में 48 करोड़ का, 4800 करोड़ का था। मार्च 22 में 49 करोड़ का हुआ, और अभी दोबारा से 5262 करोड़ का डेट हो गया। तो ये डेट बढ़ रहा है, इसकी वजह से इंटरेस्ट का बर्डन भी बढ़ रहा है। तो दैट मेक्स कंपनी अ बिट रिस्की। अब जब तक इतना डेट को सर्विस करने लायक कैश फ्लो कंपनी जनरेट नहीं कर पाएगी, तब तक डिफिकल्ट होगा। अगर सालाना ब्याज में देखो तो सालाना 300 करोड़ का ब्याज जाता है कंपनी का, और अब तो डेट बढ़ गया तो समझ जाइए और भी ज्यादा ही जाएगा। अभी इनका इस क्वार्टर में अगर 77 करोड़ का डेट है, इसको अगर मैं 4 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो वही 310-315 करोड़ का डेट सालाना जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा। और बाकी लोन चुकाने का तो पता नहीं। तो ये कारण है कि इस वजह से थोड़ा सा बाकी इन्वेस्टर्स को भी ये कंपनी थोड़ा सा रिस्की लगती है। पर उसके अगेंस्ट में आप अगर इनका फ्री कैश फ्लो देखो दैट इज इंटरेस्टिंग। तो मार्च 22 में 1300 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट किया है। 500 करोड़ का इन्होंने एक्सपेंसेस भी किया है, तो 800 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। उसमें 300 करोड़ का ब्याज चला जाएगा, तो 500 करोड़ फिर भी फ्री कैश फ्लो बचता है अपने डेट को चुकाने के लिए। तो अगर 500 करोड़ का फ्री कैश फ्लो बचता है, उससे डेट चुकाया जाता है, तो इट विल टेक अराउंड 10 ईयर्स, 10 साल लग जाएगी कंपनी को अपने अपने आप को डेट फ्री बनाने में। तो यही चीजें नॉर्मली क्या होता है, एज एन इन्वेस्टर हम लोग ये जो कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितना साल लग जाएगा डेट फ्री होने में, तो 4 साढ़े 4 साल में अगर कंपनी डेट फ्री हो सकती है तो उसको फिर भी बहुत अच्छा माना जाता है। पर 10 साल अगर लग जाएगा, फ्री कैश फ्लो आप 500 करोड़ जनरेट कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको 10 साल लग जाएगा डेट चुकाने में, तो यही चीज एक्चुअली इन्वेस्टर को थोड़ा सा बैकफुट पे ले आता है। क्योंकि 10 साल
इतना दूर का कोई देखना नहीं चाहता। 3 या 4 साल, 4.5 5 साल मैक्सिमम, उसमें अगर ऐसा कैश फ्लो आ रहा है, आप इतना कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हैं कि आप 4 4.5 5 साल में डेट फ्री हो जाएंगे, तो फिर भी मार्केट को समझ में आता है। पर 10 साल इज टू लॉन्ग अ टाइम। रेशियो का बात करें तो इनका कैश कन्वर्सन साइकिल बहुत अच्छा है, माइनस में है, यानी इनको एडवांस में ही पैसा मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 37.88% का होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने थोड़ा सा धीरे धीरे अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है, विच इज अ गुड साइन। पिछले जून 21 में 8.5% का होल्डिंग था, फिर 10.5 के आसपास, 11 के आसपास हुआ, फिर यहां से बढ़ते बढ़ते आज ऑलमोस्ट 11.77% का होल्डिंग है। वहीं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का होल्डिंग भी 9% के आसपास है। पब्लिक का होल्डिंग जो पिछले जून में 43% था, 43.5% था, वो गिरते गिरते आज 40.9% हो गया, यानी पब्लिक के पास से होल्डिंग धीरे धीरे कम हो रहा है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए उनका होल्डिंग बढ़ रहा है, विच इज अ गुड साइन। और पब्लिक का हाथ से धीरे धीरे शेयर निकल रहा है। तो जरूर बिजनेस में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट ऐसा हो रहा है जो आने वाले 2 साल 3 साल में इस कंपनी के बिजनेस को इंटरेस्टिंग बना सकता है। अब हम लोग को एज एन इन्वेस्टर ये देखना है कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, और ऐसा क्या डेवलपमेंट हो रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को इस कंपनी में इंटरेस्ट आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बिजनेस को। तो कंपनी जैसा देख सकते हैं एस्टर डीएम। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले ऐसे ही डीप डाइव वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं और कंपनी के बारे में काफी डीप में एनालाइज करते हैं। इसलिए हमारे वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं। कुछ हमारे दर्शक कंप्लेन भी करते हैं कि आपका वीडियोस लंबा होता है, बट उनसे ये क्षमा चाहूंगा। बट अगर किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए और अच्छा से आपको नॉलेज चाहिए ना, तो थोड़ा सा तो वीडियो लंबा हो ही जाता है। तो अगर आप एक बार में नहीं देख सकते हैं तो थोड़ा तोड़ तोड़ के हमारे वीडियोस को देख लीजिए, 10 10 मिनट करके, या जैसे आपको टाइम मिले। बट मैं यही चाहता हूं कि आप जब मार्केट में अपना हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्टमेंट करें ना, तो अच्छा से नॉलेज के बेस पे इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको नुकसान नहीं हो। और 5 7 10 मिनट का वीडियो देख के आपको क्या नॉलेज मिलेगा, आई डोंट नो। बट आई थिंक मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 5 या 10 मिनट के वीडियो में आपको कंपनी के बारे में बहुत अच्छा से समझा पाऊं या डिटेल से कुछ बता पाऊं। तो हमारे वीडियो यही कारण है कि थोड़े से लंबे हो जाते हैं। बट प्लीज एडजस्ट करिए। आपको नॉलेज अगर लेना है, आपको थोड़ा सा डीपली अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, तो नॉलेज के बेस पे ही बनता है। तो शॉर्ट टर्म ऐसा कोई मेजर नहीं होता है मार्केट में, इंस्टेंट प्रॉफिट या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियोस पसंद आएंगे। अगर आप नॉलेज के पर्सपेक्टिव से वीडियो को देखेंगे तो आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और यही उम्मीद करता हूँ। आप अगर हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो आप जानते होंगे कि क्या नॉलेज मिलता है हमारे वीडियोस से, हम कितना डीपली एनालाइज करते हैं चीजों को, और कोशिश करते हैं कि आपको हर वो पॉइंट्स बताएं जिससे आपका एकदम क्लियरिटी आ जाए, एक आपका खुद का कन्विक्शन डेवलप हो जाए कि कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। दोनों ही केस में कन्विक्शन बहुत जरूरी है। या तो आपको ये क्लियरिटी हो जाए कि कंपनी इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, तो आप फिर उसके बारे में देखेंगे ही नहीं। या तो ये क्लियरिटी हो जाए, हाँ कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है, बट वी शुड वेट, कि अभी थोड़ा प्राइस बढ़ा हुआ है, वेट करते हैं। तो पैसा भी एक कन्विक्शन, माइंड में क्लियरिटी बहुत जरूरी है जब आप इन्वेस्टमेंट के फील्ड में उतरते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते होंगे, अपने ग्रुप्स में शेयर करते होंगे हमारे वीडियोस, जो स्पेशली जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। अगर नहीं करते हैं तो प्लीज करना चालू कर दीजिए। आपका भी इससे गुडविल बढ़ेगा कि आप एक अच्छा नॉलेजेबल कंटेंट देखते हैं और उसे प्रमोट भी करते हैं। हमारा तो चैनल ग्रो करेगा ही, और इसलिए हम लोग का विन विन सिचुएशन हम लोग दोनों के लिए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि इसका बिजनेस क्या है। Aster DM Healthcare Limited is one of the largest integrated private healthcare service provider। तो ये इंटीग्रेटेड प्राइवेट प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हर तरह का बीमारी का इलाज करती है। ऑपरेटिंग इनका मेनली कहाँ कहाँ पर है, जीसीसी कंट्री यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो कंट्रीज है, उसमें इनका मेन ऑपरेशन है। यानी इंडिया में बहुत ज्यादा अभी बिजनेस नहीं है। अगर इसको मैं बोलूँ कि ये कहाँ की कंपनी है तो ये जीसीसी के नाम से आएगी। मेन इनका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में ज्यादा है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इनका मेन ऑपरेशन जीसीसी काउंसिल में होता है। नाउ व्हाट इज जीसीसी काउंसिल? द कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ अरब स्टेट्स ऑफ गल्फ, also known as Gulf Cooperation Council, is a regional intergovernmental and political and economic union comprising of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia एंड यूएई। तो ये 5 6 कंट्रीज मिला के जीसीसी काउंसिल बनता है।
और इनका मेन बिजनेस इसी 5-6 कंट्रीज में ज्यादा फैला हुआ, एंड इमर्जिंग प्लेयर इन इंडिया, और इंडिया में तो ये अभी इमर्जिंग प्लेयर। With an inherent emphasis on clinical excellence, it is one of the few entity in the world with strong presence across primary, secondary, tertiary and quaternary healthcare। यानी ये one of the few कंपनी ऐसी है, वर्ल्ड की ऐसी हेल्थ केयर कंपनी है जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाड्रेंटरी चारों कैटेगरी की बीमारी का इलाज करती है। और मेनली इनका इलाज जो होता है, जीसीसी कंट्रीज में लोग प्राइमरी और सेकेंडरी पे फोकस करते हैं, और फिर अगर बीमारी कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो टर्शियरी एंड क्वाटेनरी के लिए वो लोग इंडिया में पेशेंट्स को भेज देते हैं, क्योंकि इंडिया में डॉक्टर्स का सुविधा ज्यादा है, मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में कंपैरेटिवली बेटर है। दिस इज देयर स्ट्रेटेजी। तो आगे भी हम लोग इसके बारे में समझेंगे। So, तो अभी जो इनका रिजल्ट आया है इसको समझते हैं, कंपनी का बिजनेस के बारे में थोड़ा सा डीपली जानते हैं कि क्या बिजनेस है इनका। तो इनके 30 हॉस्पिटल है। एकदम आराम से मैं धीरे धीरे समझाऊंगा तो आपके एक दिमाग में रजिस्टर हो जाए कुछ चीजें। तो इनका 30 हॉस्पिटल है, उसमें 15 हॉस्पिटल जीसीसी काउंसिल में है और 15 हॉस्पिटल इंडिया में। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेटिंग इन एशिया। इनका बेड कैपेसिटी का मैं बात करूं तो आज के डेट में तो 5,521 का बेड कैपेसिटी है, जिसमें 1,441 बेड्स जीसीसी कंट्रीज में है और 4,080 बेड्स इंडिया में। तो आप देखिए मेजर बिजनेस इनका जीसीसी में होता है, बट फिर भी वहां पर नंबर ऑफ बेड्स इंडिया के मुकाबले ऑलमोस्ट वन थर्ड है। 121 क्लिनिक्स हैं इनके, जहां पर जीसीसी में 110 और इंडिया में 111, सॉरी ओनली 11 क्लिनिक्स। तो मेन क्लिनिक्स का बिजनेस कहां पर है, जीसीसी में 110 क्लिनिक्स है, इंडिया में सिर्फ 11 क्लिनिक्स है। प्रेजेंस इनका 7 कंट्रीज में है, जहां 6 कंट्री तो हो गया आपका जीसीसी काउंसिल के 6 कंट्री और इंडिया एक। तो ऐसे मिला के टोटल 7 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है। अभी तक 9.3 मिलियन पेशेंट्स विजिट कर चुके हैं इनको, जहां पर 7.8 मिलियन पेशेंट जीसीसी कंट्रीज में आ चुके हैं और इंडिया में 1.5 मिलियन पेशेंट आए हैं। तो यही कारण है कि इनको बोला जाता है कि जीसीसी में इनका ज्यादा काम है, क्योंकि आप देखिए नंबर ऑफ पेशेंट जीसीसी कंट्रीज में पॉपुलेशन भी कम है, उसके बाद भी 7.8 मिलियन पेशेंट वहां पर आ चुके हैं। और इंडिया में नंबर ऑफ बेड्स ज्यादा है, फिर भी 1.5 मिलियन पेशेंट्स अभी तक सिर्फ इन्होंने ट्रीट किया है। तो यानी इंडिया में अभी बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर ग्रोथ का। तो इंडिया में आप देखिए 4,000 बेड होने के बाद भी उन्होंने बहुत ज्यादा पेशेंट का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो इंडिया में यहाँ पर काफी अच्छा ग्रो कर सकती है कंपनी और पोटेंशियल बहुत अच्छा है। 459 फार्मेसीज है, 159 लैब्स एंड पीईसीज है। तो 459 जो फार्मेसी है उसमें 245 फार्मेसी जीसीसी में है और 214 फार्मेसी इंडिया में है। और 159 जो लैब्स है यानी रिसर्च का काम जहां होता है वो आप देखिए पूरा का पूरा इंडिया में है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मेनली इनका जो इंडिया जो है, इंडिया में बेसिकली नॉलेज का जो काम है वो इंडिया में होता है। जो रिसर्च का काम है, जो डॉक्टरी का काम है, जो टर्शियरी बीमारी, जो कॉम्प्लेक्स बीमारी जो ठीक किया जाता है वो इंडिया में किया जाता है। यानी इंडिया में इनके पास मेजर रिसोर्सेज हैं, जहां पर इनके पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च का काम कर सकते हैं। और इसीलिए जितना भी लैब है सब इंडिया में। रेवेन्यू का बात करूं तो 5,478 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जिसमें जीसीसी से 4,070 करोड़ का रेवेन्यू आया है, इंडिया से सिर्फ 1,400 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और ये भी कारण है कि क्यों ये कंपनी को इतना प्रीमियम वैल्यूएशन अभी इंडिया में नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी इन्वेस्टर शायद वेट कर रहे हैं कि इंडिया में किस तरह का ग्रोथ आता है वो देखना है। क्योंकि जीसीसी कंट्रीज जहां पर पॉपुलेशन लिमिटेड है ना, तो वहां पर ग्रोथ भी लिमिटेड होगा, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको पेशेंट का सर्विस करना पड़ता है, पेशेंट को सर्विस देना पड़ता है। तो वहां पर क्या है, पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप बिजनेस को स्केल अप कर पाएंगे। पर जीसीसी कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो वहां पर आप बिजनेस को उतना स्केल अप नहीं कर पाएंगे जितना इंडिया में पोटेंशियल है। तो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं वेट कर रहा है और देख रहा है कि इंडिया में क्या ग्रोथ आ रहा है, इंडिया में पेशेंट का नंबर्स बढ़ रहा है कि नहीं। तो दिस इज समथिंग एन इन्वेस्टर इज लुकिंग एट। टोटल फैसिलिटी का अगर बात करूं सब कुछ मिला के 769 फैसिलिटी है, ठीक है। और टोटल ह्यूमन रिसोर्स का बात करूं तो 48,428 ह्यूमन फैसिलिटीज है, यानी डॉक्टर्स इनके पास 3,622 डॉक्टर्स हैं, 8,095 नर्सेज हैं, अदर स्टाफ मेंबर्स ऑलमोस्ट 13,000 है, एंड आउटसोर्स्ड जो स्टाफ है वो 3,728।
इनका ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट्स देख लेते हैं किस तरह से काम करता है। तो ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट्स का बात करें तो यूएई में इनके पास एच यानी हॉस्पिटल, सी यानी क्लिनिक्स एंड पी यानी फार्मेसी। क्लियर। तो हॉस्पिटल 9 है, क्लिनिक्स 96 है और फार्मेसी 222। तो यानी यूएई में एक काफी बड़ा इनके बिजनेस है। सऊदी अरेबिया में एक हॉस्पिटल है, तो यानी सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं है, खाली एक छोटा सा हॉस्पिटल है और कुछ नहीं। जॉर्डन में फार्मेसी है 10 ठो, यानी हॉस्पिटल नहीं है, क्लिनिक्स नहीं है। बहरेन में क्लिनिक्स 2 है और फार्मेसी 2 है, यानी हॉस्पिटल्स नहीं है। कतार में एक हॉस्पिटल, 6 क्लिनिक्स और 5 फार्मेसी। और ओमान में 4 हॉस्पिटल, 6 क्लिनिक्स और 6 फार्मेसी। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि इनका बिजनेस पूरा यूएई पे चलता है, मेजरली यूएई पे चलता है, और उसके अलावा थोड़ा मोड़ा बिजनेस ओमान और कतर में होता है। बाकी जॉर्डन, बहरेन, सऊदी में ऐसा कोई खास बिजनेस नहीं है। तो ऑल टुगेदर जीसीसी कंट्रीज में 15 हॉस्पिटल है, 110 क्लिनिक्स है और 245 फार्मेसीज है। इंडिया की तरफ आते हैं तो इंडिया में मेन बिजनेस इनका कहां पर है? केरला में। 6 हॉस्पिटल, 2 क्लिनिक्स, 65 फार्मेसीज, 5 कुछ एलईसीज होगा और फार्मे पीईसी 71। आंध्र प्रदेश में 4 हॉस्पिटल, 6 क्लिनिक्स और 2। एल का क्या मतलब है, मेरे को भी समझना पड़ेगा, तो देखेंगे आगे चल के एल का मतलब ये लोग क्या समझाना चाहते हैं। कर्नाटका में 3 हॉस्पिटल, 5 क्लिनिक्स, 96 फार्मेसीज। महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल और पीईसी 3 है। तेलंगाना में एक हॉस्पिटल है, फार्मेसी 53 है। तमिलनाडु में L3 है। तो ऑल टुगेदर इनके पास 15 हॉस्पिटल, 11 क्लिनिक्स, 214 फार्मेसीज। और एल का मतलब लैब्स। ओके, नाउ आई गॉट इट। एल का मतलब ये लोग लेबोरेटरीज बोलना चाह रहे हैं। तो लेबोरेटरीज ये जो है, तमिलनाडु में 3 है, तेलंगाना में एक है, महाराष्ट्र में 3 है, आंध्र प्रदेश में 2 है, कर्नाटका में 5 लैब और केरला में 5 लैब। तो टोटल लैब एंड पीई से मिला के 159 इंडिया में। अब आते हैं, समझते हैं इनका बिजनेस ओवरव्यू। तो फाइनेंशियल ओवरव्यू अगर हाफ ईयर के हिसाब से देखें तो इनका जो रेवेन्यू आया है, 74% ऑफ द रेवेन्यू आज भी कहीं ना कहीं जीसीसी से आता है। यानी रेवेन्यू के लिए ये लोग जीसीसी कंट्रीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और इंडिया से अभी भी सिर्फ 26% रेवेन्यू आया है। हाँ, पिछले साल 24% रेवेन्यू इंडिया से आता था और 76 जीसीसी से, तो वहां थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है कि 2% रेवेन्यू इंडिया से बढ़ा है। बट इबिटा का बात करें तो 65% इबिटा जीसीसी से आता है, 35% इबिटा इंडिया से आता है, जो कि पिछले साल 28% था। तो इबिटा में काफी अच्छा ग्रोथ आया है इंडिया में। और जीसीसी कंट्री में इबिटा थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि इंडिया में बढ़ा है इसलिए इसमें कम हुआ है। अब सेगमेंट वाइज देखें तो हॉस्पिटल से 56% रेवेन्यू आता है इनका। ठीक है, फार्मेसी से 25% और क्लिनिक से 19%। तो मेन बिजनेस हॉस्पिटल और फार्मेसी से अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। प्रॉफिट कहाँ से आता है? हॉस्पिटल से 64%, फार्मेसी से 16%, क्लिनिक से 20%। तो क्लिनिक से रेवेन्यू 19% है बट प्रॉफिट 20% है, तो क्लिनिक इज डूइंग गुड। हॉस्पिटल से 56% रेवेन्यू है बट 64% प्रॉफिट है, गुड। फार्मेसी खाली थोड़ा सा बैकवे चल रहा है कि 25% का रेवेन्यू फार्मेसी से आ रहा है बट प्रॉफिट के मामले सिर्फ 16% रेवेन्यू फार्मेसी से आता है। अब इनके हॉस्पिटल्स क्या क्या है मैं इसमें इतना डिटेल में बताऊंगा नहीं, आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा देख लीजिए कि यूएई में इनके पास 9 हॉस्पिटल्स हैं, ओमान में 4 है, कतार में एक है, सऊदी में एक है। तो आप वीडियो पॉज करके थोड़ा डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं कि कौन कौन सा लीज्ड है और कौन कौन सा ओन्ड है। तो ओन्ड जो है वहां पर समझ लीजिए इनका खुद का पैसा लगा हुआ है। लीज्ड जो है, लीज्ड का मतलब है कि असेट लाइट मॉडल है, जहाँ भाड़ा पे लिया हुआ है। तो भाड़ा पे लेने से क्या होता है, आपका खुद का कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है, तो आपके ऊपर डेट का बर्डन नहीं आता है। तो यहाँ पर ओमान में सारा लीस्ट में। यूएई में आप देखिए लीस्ट भी है, कुछ ओन्ड भी दिख रहा है क्या? नहीं, यूएई में सारा लीस्ट में, ठीक है। इंडियन हॉस्पिटल का मैं बात करूं तो आप देखिए इंडियन हॉस्पिटल केरला में इनके पास 1 2 3 4 5 हॉस्पिटल है। और कहीं ना कहीं पांचों अगर मैं बोलूं तो ये उसमें से 4 ओन्ड दिख रहा है, एक ऑपरेशन और मेंटेनेंस है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस मतलब हॉस्पिटल किसी का, बिल्डिंग किसी का, पर मेंटेनेंस का और ऑपरेटिंग पूरा चलाने का काम मैं कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस। कर्नाटका और महाराष्ट्र क्लस्टर में 4 हॉस्पिटल है इनके, उसमें भी 3 ऑपरेशन और मेंटेनेंस में और एक खुद का ओनरशिप में। आंध्रा और तेलंगाना में इनके पास 5 हॉस्पिटल है, उसमें एक लीज है, 2 लीज है, 3 लीज, 4 लीज पे है और एक ओनरशिप पे। तो ये समझना जरूरी है कि ये लोग लीज पे ज्यादा काम करते हैं कि ओनरशिप पे।
ओनरशिप पे अगर काम बढ़ाने लगेंगे तो इनका असेट पे ऊपर जो केपेक्स है वो बढ़ते जाएगा, और केपेक्स जितना बढ़ेगा ना, उतना क्या होगा, डेट का बर्डन आएगा। तो क्योंकि ये लोग ज्यादातर अभी लीज के थ्रू एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत ज्यादा बर्डन ना आए। अब देखते हैं आगे पाइपलाइन में क्या क्या प्रोजेक्ट्स है। तो कतार में एक इनका हॉस्पिटल आने वाला है जहां पर 60 बेड कैपेसिटी होगा। ये Q4 FY24 तक आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं भी 1 सवा साल बाकी है। दूसरा इनका केरला में एक 350 बेड कैपेसिटी का एक हॉस्पिटल आने वाला है, फेज 1, जहां जो FY 2026 तक चालू होगा, और ये पूरा ओनरशिप पे होगा, यानी यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी का लग रहा है। एस्टर वाइट फैसिलिटी हॉस्पिटल फेज 2, ये भी कर्नाटका में आएगा, बेंगलुरु में आएगा, बट 275 बेड फैसिलिटी। ये Q4 FY23 में आ जाएगा, यानी बहुत जल्द। अभी हम लोग Q3 में है, तो जनवरी फरवरी तक ये चालू हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है, और ये लीज पे आएगा। एस्टर मिम्स जो खसरगोड केरला में आएगा, वो 200 बेड का हॉस्पिटल होगा, FY25 तक आएगा, ये भी लीज पे है। बेंगलुरु कर्नाटका में एक 500 बेड का कैपेसिटी आएगा 2026 तक, वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस के फॉर्म में है। और एक आंध्र प्रदेश तिरुपुरा में 150 बेड का आएगा, वो अग्रीमेंट अभी उसका साइन हुआ है, अग्रीमेंट साइन हो चुका है, ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस ये एकदम रेडी है, अग्रीमेंट साइन हो चुका है, और Q4 FY23 में ये चालू हो जाएगा। तो Q4 FY23 में ये 275 बेड, और यहाँ 150 बेड, यानी 425 नए बेड कैपेसिटी एड ऑन हो जाएंगे Q4 में। अब एस्टर डीएम हेल्थ केयर का बिजनेस का एज का बात करें, तो इनका सिनर्जीज है अक्रॉस द ज्योग्राफी विच इज वेरी गुड। प्रोफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज मैनेजमेंट टीम है। डी रिस्क बिजनेस मॉडल है। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम मल्टी ज्योग्राफी प्रेजेंस विद टारगेट एंड शिफ्टेड सेगमेंट। तो इनका बहुत सारे सेगमेंट में ये लोग काम करते हैं, और ज्योग्राफिकली वाइज भी काफी डाइवर्सिफिकेशन है। इस वजह से बिजनेस में काफी अच्छा, मतलब रिस्क का बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं है। Robust expensive healthcare ecosystem, 30 hospital equipped with state of art equipment, extensive network of 121 clinics and 459 pharmacies है इनके पास। असेट लाइट बिजनेस मॉडल पे ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास लीज्ड का भी हॉस्पिटल है, ओन्ड हॉस्पिटल भी है, फिर ऑपरेशन और मेंटेनेंस के कैटेगरी से भी ये लोग काम करते हैं। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने बिजनेस को जितना असेट लाइट बना सके उतना अच्छा। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड, कि हम ज्यादा केपेक्स पे खर्चा नहीं करेंगे, डेट का बर्डन और नहीं बढ़ाएंगे। ऑलरेडी 5,200 करोड़ का डेट बुक्स में पड़ा हुआ है, तो डेट को और ज्यादा नहीं बढ़ा के हम लोग असेट लाइट मॉडल में ग्रो करने का कोशिश करेंगे। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स का बात करें तो कैपेसिटी ऑफ बेड्स आप देखो कितना अच्छा यहाँ पर ग्रो हुआ है। बेड कैपेसिटी जो FY17 में 3,740 बेड का कैपेसिटी था, ये बढ़ते बढ़ते 5,521 का बेड कैपेसिटी हो गया। आउट पेशेंट का अगर मैं काउंट करूं, तो यहाँ पर आउट पेशेंट आप देख सकते हैं FY22 आते आते इनका जो आउट पेशेंट हो गया 10.3 मिलियन आउट पेशेंट हो गया, जो कि 6.7 मिलियन था। इन पेशेंट का बात करें, ये थाउजेंड्स में है, तो 2,73,000 इन पेशेंट्स इनके काउंट में आने लगे। हॉस्पिटल इनके पास 30 हॉस्पिटल है, 121 क्लिनिक्स है, फार्मेसीज 245 है GCC में, और 214 है इंडिया में। लैब्स एंड PEC जो है 159 है। तो ये तो डेटा हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है पहले ही। अब देखते हैं कि ये लोग जो हम लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड पूरा बिजनेस मॉडल में, वो इंटीग्रेशन क्या है। तो इनका प्राइमरी केयर भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शियरी एंड क्वार्टेंटरी भी है। तो प्राइमरी में ये लोग क्या करते हैं, क्लिनिक है जहां पर डॉक्टर के पास हम लोग जैसे नॉर्मली बुखार उखार हो जाता है तो जाते हैं, वैसे क्लिनिक्स है इनके पास, फार्मेसी विजिट्स है, एंड हॉस्पिटल का OPD विजिट्स है। सेकेंडरी में इनके पास 2,73,000 IP डिस्चार्जेस कर चुके हैं, जनरल सर्जरीज कर चुके हैं 20,000, जॉइंट रिप्लेसमेंट 2,400 कर चुके हैं, यूरोलॉजी का 13,600 कर चुके हैं, डिलीवरीज 20,600 कर चुके हैं, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सर्जरी 7,100 ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये सारा जो ये सब जॉइंट रिप्लेसमेंट डिलीवरीज और ये सब है, ये सेकेंडरी केयर कैटेगरी में आता है। नाउ कमिंग टू टर्शरी, यानी जहां पर बीमारी थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो 1,500 कार्डियोवास्कुलर सर्जरीज कर रखे हैं, 1,300 बैरीटैग सर्जरीज, 800 स्पाइन, 500 ट्रांसप्लांट्स हो चुका है, 3,800 न्यूरो सर्जरीज, एंड 4,200 प्लास्टिक सर्जरी भी इन लोगों ने कर रखा है। तो दीज आर सम कॉम्प्लेक्स कैटेगरीज ऑफ थेरेपीज। तो यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाड्री, इसलिए इसको बोलते हैं पूरा इंटीग्रेटेड इनका बिजनेस मॉडल है।
अब इनका जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, एस्टर ओवर 25 years has created healthcare ecosystem across two geographical regions. In GCC regions, Aster primary care clinics act as initial touch points in the patient journey, while pharmacies and hospital continue the care. तो यानी जो इनका क्लिनिक्स है वहां पर पहली बार पेशेंट अपना इलाज कराने आता है, और फिर इलाज के दौरान जो भी डायग्नोसिस करके जो पता चलता है, अगर वहां पर थोड़ा सा बीमारी बढ़ जाता है तो फिर इनको हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है जहां पर सेकेंडरी इलाज होता है। फॉर कॉम्प्लेक्स एंड टर्शियरी केसेस, जहां पर चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जहां पर जीसीसी कंट्री में जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है, पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स इन इंडिया यानी इंडिया में भेजा जाता है इलाज करने के लिए। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था, तो इनका स्ट्रैटेजी वही है कि क्लिनिक्स में पेशेंट पहली बार आएगा, उनका इलाज होगा, अगर वहीं ठीक हो गया, सर्दी बुखार नॉर्मल जुकाम है तो इट्स ओके। पर अगर मान लीजिए थोड़ा सा और ऐसा कुछ है जहां पर 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, तो ये सेकेंडरी हो गया जहां पर इनको हॉस्पिटल में भेजा जाता है। और वहां से अगर चीजें सर्जरी के सिचुएशन में पहुंच गई कि सर्जरी करना होगा, ऑपरेशन करना होगा कुछ बड़ा, तो वहां से फिर इंडिया में इनको भेज दिया जाता है कि इंडिया में हमारे हॉस्पिटल में बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स हैं, बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज हैं, आप वहां जाके अपना सर्जरी करा लीजिए। तो इंडियन ऑपरेशंस एक्ट एज अ सोर्स ऑफ टैलेंट। तो मैं जैसे बताया, इंडिया का ऑपरेशन बेसिकली टैलेंट अक्वायर करने का इनके लिए एक जरिया है, जहां डॉक्टर्स मिल जाते हैं, नर्स मिल जाते हैं, अच्छे इंप्लॉयज मिल जाते हैं, और उन डॉक्टर्स का इस्तेमाल जीसीसी के पेशेंट को इलाज करने में यूज होता है। With GCC operations, clinical doctors have opportunity to hone their surgical skills in Aster Hospital. फिर एस्टर लैब्स जहां पर ये लोग अपना रिसर्च का काम करते हैं, वो भी इनका हो रहा है। अब यूनिक ट्रेड्स क्या है ये समझिए, बिजनेस में जो थोड़ा सा नेगेटिव है ना, वो क्या है जो इसके रेवेन्यू को थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, वोलाटाइल बना देता है, कि रेवेन्यू कंसिस्टेंट नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि इनका जो बिजनेस है ना, वो जीसीसी कंट्री में। अब जीसीसी कंट्री में प्रॉब्लम क्या दिखी? ड्यू टू लोअर परसेंटेज ऑफ ओल्ड पॉपुलेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ टर्शरी एंड क्वार्टरनरी केयर इज लिमिटेड। क्योंकि जीसीसी कंट्री में ओल्डर पॉपुलेशन कम है, तो टर्शरी बीमारी का भी चांसेस कम होता है, तो उससे जो आने वाला बेसिकली रेवेन्यू है वो थोड़ा मार खाता है। फिर ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम यानी फैमिलीज, रिलेटिव्स एटसेट्रा, एक्सपैट कम्युनिटी यानी जो दूसरे देश से आते हैं जीसीसी कंट्री में काम करने के लिए। क्योंकि देखिए, जीसीसी कंट्री में पढ़ाई लिखाई तो ज्यादा है नहीं, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो वहां पर जो डॉक्टर्स या नर्सेज होते हैं, वो बेसिकली वहां के लोकल पीपल बहुत कम मिलते हैं। आपको इंडिया से या दूसरे जगह से सोर्स करना पड़ता है, जहां पर लोग नॉलेजेबल है, जहां पर साइंस का एजुकेशन अच्छा है। तो आपको यूरोपियन कंट्री से या इंडियन कंट्री से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं एक्सपैट पॉपुलेशन। तो वहां पर जो डॉक्टर्स या नर्सेज या साइंटिस्ट लोग काम करने आते हैं जीसीसी कंट्रीज में, वहां पर वो लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि वो लोग बिना फैमिली के रहते हैं। तो जैसे ही मौका मिलता है, वो लोग आए दिन फैमिली से मिलने के लिए छुट्टी पे जाने का कोशिश करते हैं। तो दैट कम्युनिटी ट्रैवल बैक टू देयर होम कंट्रीज फॉर मेजर हेल्थ कंसर्न्स। तो वो क्या होता है कि, और दूसरा है जो पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा है कि अगर जीसीसी कंट्री में कोई इलाज कराने आता है, और उनका इलाज में मान लीजिए 6 महीना, 8 महीना, साल भर लगेगा उनके इलाज में, तो वो लोग वहां रुकना पसंद नहीं करते, बोलते हम अपने घर जा रहे हैं, वहीं इलाज करा लेंगे। 8 महीना, 9 महीना थोड़ी हम जीसीसी में रुकेंगे, क्योंकि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मेरे फैमिली कोई नहीं है, मैं अकेला यहाँ कैसे रहूंगा। तो वो लोग फिर जो बीमारी में भी वो लोग बोलते हैं हम अपने ओरिजिन कंट्री में चले जाते हैं, वहां फैमिली के साथ रह के इलाज कराएंगे। Hence, private healthcare delivery is focused primary and secondary healthcare। तो जो प्राइवेट हेल्थ केयर में यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर ही ये लोग सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं जीसीसी कंट्री में। रिसेंटली देयर हैज बीन ट्रेंड टुवर्ड्स सेलेक्टिव टर्शियरी केयर फोकस इन यूएई, बट यूएई में धीरे धीरे देख रहे हैं टर्शियरी का मात्रा थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा सिचुएशंस बेटर हो रहा है। ओनली सऊदी अरेबिया विथ इट्स साइजेबल पोर्शन ऑफ नेशनल्स इज सुटेबल फॉर टर्शियरी, क्योंकि सऊदी अरेबिया में अच्छा खासा पॉपुलेशन है, और वहां पर लोगों के पास अर्निंग पावर भी है, पेमेंट पावर भी है, ऐसा नहीं कि बाकी में नहीं है। बट सऊदी अरेबिया का पॉपुलेशन अच्छा खासा है, जिसके वजह से वहां पर टर्शरी और क्वार्टरनरी फैसिलिटी प्रोवाइड करना पॉसिबल। सीजनलिटी क्यों होता है सीजनल? ये बिजनेस वैसे तो सीजनल नहीं है, बस इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए सीजनल क्यों हो जाता है? डिक्लाइन इन वॉल्यूम अक्रॉस हॉस्पिटल, फार्मेसीज एंड सेगमेंट ड्यूरिंग समर सीजन। तो जीसीसी कंट्री में आप जानते हैं समर सीजन में वहां आग उगलता है, तो यूरोप के लोगों के लिए या दूसरे जगह के लोगों के लिए वहां पर रह पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो पेशेंट हो।
Expats from major population portion of population in GCC states, barring Saudi Arabia, during the extreme summer season and school holidays, large number of population leave GCC. तो ज्यादातर लोग जो हैं वो घूमने फिरने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उस दौरान मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वहां रहता ही नहीं। तो बीमार कौन पड़ेगा और बीमारी के लिए इलाज कराने कौन आएगा? जब होगा तब तो बीमार पड़ेगा तो इलाज कराने आएगा ना। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन गर्मी के समय वहां से निकल जाते हैं घूमने फिरने के लिए। सम डॉक्टर्स ऑल्सो ट्रेवल बैक टू देयर होम कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं इतना गर्मी बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तो अपने देश जा रहा हूँ। Impact visibly across industries reflect particularly more in primary facilities like clinics and farm। तो इससे ज्यादा इम्पैक्ट किसको होता है? क्लिनिक्स और फार्मेसीज को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि पेशेंट लोग भी, पेशेंट तो नहीं बोलूंगा, नॉर्मल पीपल लोग गर्मी के समय 2-3 महीना के लिए कहीं दूसरी जगह घूमने फिरने चले जाते हैं, क्योंकि वहां के लोगों के पास पैसा बहुत है ना, तो दूसरी जगह भी अपना घर वर गेस्ट हाउस बना रखे हैं, 2-3 महीना के लिए निकल जाते हैं। तो 2-3 महीना के लिए जब पॉपुलेशन वहां से निकल गया, डॉक्टर वहां से निकल गया, तो क्या बिजनेस चलेगा? आप ही समझ जाइए। H1 and H2 revenue in GCC are usually split between 45 and 55%। यानी फर्स्ट हाफ जो समर सीजन है और सेकेंड हाफ जो थोड़ा सा बेटर विंटर सीजन है, तो वहां पर 45% रेवेन्यू समझ लो आता है फर्स्ट हाफ में, एंड 55% रेवेन्यू सेकेंड हाफ में आता है। तो दिस इज द डायनामिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, जो और किसी कंपनी में ज्यादा नहीं है, क्योंकि बाकी जो भी कंपनीज उनका जीसीसी कंट्री से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, और यही कारण है कि इसके बिजनेस को इम्पैक्ट ज्यादा होता है, इसके रेवेन्यू में वोलेटिलिटी ज्यादा देखने मिलता है। उसी को कम करने के लिए अब ये लोग अपने बिजनेस को इंडिया में विस्तार कर रहे हैं, और इंडिया में बिजनेस जैसे जैसे एक्सपैंड होने लगेगा उतना ज्यादा वोलेटिलिटी कम होने लगेगा। तो इन्वेस्टर भी यही वेट कर रहा है कि इंडिया में बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है वो देखना है, और जो कंपनी है वो अपना पूरा कोशिश कर रही है कि इंडिया में बिजनेस को एक्सपैंड किया जाए ताकि इस वोलेटिलिटी से बाहर निकला जा सके। एस्टर फार्मेसी का बात करूं तो फार्मेसी आप देख सकते हो कितना स्टोर्स है। 214 स्टोर है टोटल 3 स्टेट में। फार्मेसीज के बारे में देखते हैं कि फार्मेसी का नंबर्स क्या है। कि ये लोग टारगेट करते हैं कि 10 किलोमीटर के रेडियस के अराउंड हॉस्पिटल के आसपास उनका फार्मेसी हो। 214 स्टोर इन्होंने लॉन्च कर दिया है अक्रॉस 3 स्टेट्स। कर्नाटका में 96 स्टोर्स, केरला में 65 स्टोर्स और तेलंगाना में 53 स्टोर्स। आगे ये लोग केरला और इस तेलंगाना में प्रेजेंस अपना स्ट्रेंथ करना चाहते हैं। 175 न्यू स्टोर FY23 में इन्होंने लॉन्च किया है। फिर फोकस ये है कि प्राइवेट लेबल्स वहां पर जो दवाइयां हैं उस पर रिसर्च करके प्राइवेट लेबल्स FMCG और वेलनेस प्रोडक्ट्स भी ये लोग बेचेंगे। तो प्राइवेट लेबल्स जब इस तरह का होने लगता है तो मार्जिन इंप्रूव होता है। तो अभी तो बोल रही है कंपनी, इसमें कुछ होता है कि नहीं आगे देखना होगा। फिर अचीव्ड माइलस्टोन ऑफ लॉन्चिंग 200 स्टोर्स इन द स्पैन ऑफ 18 मंथ्स। लॉन्च्ड फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स इन मार्च 22। तो पहला सेट ऑफ प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ये लोग मार्च 22 में लॉन्च कर चुके हैं। तो दैट इज अ गुड साइन, पॉजिटिव साइन। प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक प्रिस्क्रिप्शन रिफिल रिमाइंडर, कस्टमर सेंट्रिक प्रमोशन, फ्री होम डिलीवरी। तो ये सारा सर्विसेज भी ये लोग अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इनके बिजनेस के टेक्निकल नंबर्स को। तो यहां पर आप देखिए किस तरह से इनका टेक्निकल नंबर्स कैसे काम करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हॉस्पिटल सेक्टर में। टोटल कैपेसिटी बेड्स अगर बात करें तो पिछले साल 4,985 बेड्स था, वो बढ़ के 5,521 बेड्स हो गए। इंडिया में 4,080 बेड है और जीसीसी में 1,440 बेड। पर उसमें ऑपरेशनल जो है ना, जो अभी तक ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल ने भी एक दो कैटेगरी में इन लोगों ने डिवाइड कर रखा है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये दो कैटेगरी क्या है। सेंसस एंड नॉन सेंसस। सेंसस में 1121 बेड्स ऑपरेशनल है और नॉन सेंसस में 320 बेड ऑपरेशनल है जीसीसी में। इंडिया का बात करें तो सेंसस में 3,065 बेड और नॉन सेंसस में 835 बेड। सो ऑल टुगेदर 4,186 बेड सेंसस में ऑपरेशनल है और 1,155 बेड जो है वो नॉन सेंसस में ऑपरेशनल है, और बाकी बेड्स जो है अभी ऑपरेशनल नहीं है। अवेलेबल कैपेसिटी बेड्स बता रहे हैं हम लोग के पास 180 है ऑल टुगेदर। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे का मैं बात करूं तो जीसीसी कंट्री में मैक्सिमम 2 दिन लोग रहते हैं हॉस्पिटल में, इंडिया में 3.4 डेज। तो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे जितना कम होते जाता है उतना ज्यादा बेटर होता है कि वो नए पेशेंट्स को ले पाए। तो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इंडिया में 3.8 से घट के 3.4 हुआ है। सो ऑल इन ऑल जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इस हॉस्पिटल में है वो 3 दिन का।
ऑक्यूपेंसी का बात करूं तो जीसीसी कंट्री में 49% का ऑक्यूपेंसी है और इंडिया में 72% का ऑक्यूपेंसी है। तो इंडिया में ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ रहा है, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन। इसका मतलब इंडिया का बिजनेस ग्रो हो रहा है, बेटर कर रहा है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे 67% का ऑक्यूपेंसी रेट। आउट पेशेंट विजिट 1.8 मिलियन का है, जिसमें इंडिया में ज्यादा 1.01 मिलियन है और जीसीसी में तो 0.48। इन पेशेंट विजिट 24,400 है जीसीसी में, 70,000 है, सॉरी 60,000 करीब इंडिया में। तो ऑल इन ऑल 84,000 का इन पेशेंट विजिट है। तो इन पेशेंट विजिट जो बढ़ रहा है, स्पेशली इंडिया में जो बढ़ रहा है, ये एक अच्छा साइन है जो दिखाता है कि इंडिया में बिजनेस ग्रो हो रहा है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जीसीसी कंट्री में देखिए 1,95,250 रुपया। तो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड यानी एक दिन का 2 लाख रुपया जीसीसी कंट्रीज में बेड से आप बना लेते हो। इंडिया में एवरेज रेवेन्यू कितना का है? इंडिया में एवरेज रेवेन्यू सिर्फ 35,000 का है। तो ओवरऑल इनका जो एवरेज रेवेन्यू बन के आता है 64,800 रुपए का एवरेज रेवेन्यू बन के आता है। ज्योग्राफी वाइज अगर मैं बात करूं तो बेड कैपेसिटी आप देख सकते हो, केरला में 2,193 का है, कर्नाटका में 1,000 है, आंध्र प्रदेश में 871 का है, एंड टोटल 4,080। ये किसका बात कर रहे हैं? ये इंडिया का बात कर रहे हैं कि इंडिया का अभी तक सिचुएशन कैपेसिटी वाइज क्या है। ठीक है ना। ऑपरेशनल बेड्स का बात करें तो कंसेंसस में इंडिया में मतलब है, इंडिया का ब्रेकअप देखें तो केरला में 1,700 है, कर्नाटका और महाराष्ट्र में 761 बेड्स है, आंध्र और तेलंगाना में 602 बेड्स। नॉन कंसेंसस में 475 बेड्स केरला में है, 255 बेड्स कर्नाटका और महाराष्ट्र में है, आंध्र और तेलंगाना में 105 बेड। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे सबसे ज्यादा कहाँ है? केरला में 3.4 डेज का है, कर्नाटका में 3.1 डेज का है, आंध्र और तेलंगाना में 3.8 डेज का है। तो ऑल इन ऑल 3.4 डेज का है। ऑक्यूपेंसी रेट केरला में 79%, कर्नाटका और महाराष्ट्र में थोड़ा सा अभी वीक जा रहा है, 58% सिर्फ, एंड आंध्र और तेलंगाना उससे भी वीक है, 50%। तो मेजर ऑक्यूपेंसी रेट कहाँ पर अच्छा है? केरला में। तो हो सकता है कर्नाटका और महाराष्ट्र का फैसिलिटी, आंध्र और तेलंगाना का जो फैसिलिटी है, ये सब नए फैसिलिटी है जिसको बहुत अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है लॉन्च हुए, इसी वजह से इसमें अभी ऑक्यूपेंसी रेट काफी कम है। और ये ऑक्यूपेंसी रेट हम लोग को अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रेगुलर ट्रैक करते रहना पड़ेगा। इनमें ऑक्यूपेंसी रेट जैसे जैसे बढ़ेगा, कंपनी का अच्छा ग्रोथ आएगा। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड केरला का बात करूं तो 33,000, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में 47,600, बाकी जगह पे जैसे आंध्र तेलंगाना में ये 28,500। तो आंध्रा और तेलंगाना में आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, और मे बी ये अभी नए हॉस्पिटल भी है तो मे बी अभी इनका उतना गुडविल नहीं बना है कि ये लोग ज्यादा चार्ज कर पाए। ऑक्यूपेंसी रेट भी कम है तो इसीलिए आप बहुत ज्यादा चार्ज नहीं कर पाते। पर महाराष्ट्र में आप अच्छा चार्ज कर पा रहे हैं इवन द ऑक्यूपेंसी रेट इज लो। बट केरला में आपका ऑक्यूपेंसी रेट भी अच्छा है और आप ठीक ठाक चार्ज कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं। सो एवरेज बेसिस पे आपका 35,550 रुपया का बनता है। अब ये चीज जो मैंने बताया था सबसे इंटरेस्टिंग चीज, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहने का यही एडवांटेज होता है कि आपको बहुत अच्छा चीज जानने मिल सकता है। हॉस्पिटल सेक्टर का जब हम बात करते हैं तो उसमें कैसे पता चलता है कि कब इसमें ग्रोथ आएगा और क्या ग्रोथ आने में समय लगेगा। तो आप देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जीसीसी के हॉस्पिटल्स का। तो इसमें जो न्यू हॉस्पिटल्स है, जिसको जो 0 से 3 इयर्स हुआ है, इसको बोलते हैं अभी नॉन मेच्योर्ड हॉस्पिटल। तो उसमें अभी 20% खाली ऑक्यूपेंसी रेट है। रेवेन्यू कितना आ रहा है? सिर्फ 2% रेवेन्यू इन नए हॉस्पिटल से आ रहा है। ठीक है। तो यहां पर जो ऑपरेशनल बेड्स जो है 20% है नए वाले, सॉरी 20% ऑक्यूपेंसी रेट नहीं है, ऑपरेशनल बेड्स है। अभी इसमें ऑक्यूपेंसी रेट कितना आ रहा है? सिर्फ 3% का ऑक्यूपेंसी रेट है नए हॉस्पिटल्स में। ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड 3,18,900 आ रहा है। तो ये रेवेन्यू काफी अच्छा है बट ऑक्यूपेंसी रेट अभी बहुत कम है। तो इबिटा और इबिटा मार्जिन जो है अभी लॉस में चल रहा है। पर जो ओवर 3 इयर्स है यानी जो मेच्योर्ड हॉस्पिटल है, 98% ऑफ द रेवेन्यू इन मेच्योर्ड हॉस्पिटल से आता है। 80% ऑफ द बेड्स आर ऑपरेशनल इन दीज हॉस्पिटल्स। इसका एवरेज रेवेन्यू थोड़ा कम है बट ऑक्यूपेंसी रेट 56% है। और यही कारण है कि मेन अभी बिजनेस किससे आ रहा है? पुराने हॉस्पिटल से। तो क्या होता है, रिटर्न अच्छा कब आने लगता है? जब आपके ये नए हॉस्पिटल्स जो है ना, ये मेच्योर होने लगे और इनके यहां से जो रिवेन्यू का परसेंटेज है ये बढ़ने लगे। तब आपको समझ में आएगा कि अब ये, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल का जेस्टेशन पीरियड होता है, 4 से 5 साल का जेस्टेशन पीरियड होता है। आपको उस
एरिया में गुडविल बनाने में 4-5 साल लग जाता है, पेशेंट का फेथ अक्वायर करने में 4-5 साल लग जाता है। तो 0 से 3 साल के जो इनिशियल फेज होता है ना, उसमें आपका रेवेन्यू ऐसा ही रहेगा, 2% 3% रेवेन्यू आपका नए वाले से आएगा। पर जब इसमें रेवेन्यू बढ़ने लगे, ऑपरेशनल बेड्स का परसेंटेज बढ़ने लगे, आप समझ जाओ कि ये हॉस्पिटल ने उस एरिया में अपना गुडविल बनाना चालू कर दिया है, कस्टमर्स के ऊपर फेथ बनाना चालू कर दिया है। तो ऐसे में क्या होता है, फिर वहां पर से जब टर्न अराउंड आता है ना, वहां से जब ग्रोथ आना चालू होता है, तब एक्चुअली ये बिजनेस शूट अप करता है और इसका शेयर प्राइस ऐसा भागता है, ऐसा भागता है, आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। तो दिस इज समथिंग यू शुड लुक फॉर इन द हॉस्पिटल सेक्टर। तो ये तो जीसीसी का परफॉर्मेंस था। इंडिया का परफॉर्मेंस देखते हैं, इंडिया में कैसा सिचुएशन है। इंडिया में आप देखोगे तो जो नॉन मेच्योर हॉस्पिटल है उससे 2% ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है, और 5% जो बेड है वो ऑपरेशनल है। ऑक्यूपेंसी रेट अच्छा है, 48% ऑक्यूपेंसी रेट है, बट एवरेज रेवेन्यू सिर्फ 25,000 का। जो ओवर मेच्योर्ड हॉस्पिटल है, 98% रेवेन्यू वहां से आता है, ऑक्यूपेंसी रेट 69% है। तो जो नॉन मेच्योर हॉस्पिटल है इंडिया में, वहां भी ऑक्यूपेंसी रेट धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है। तो ये जो नॉन मेच्योर हॉस्पिटल है, ये 48% पे आज पहुंच गया है, और 5% ऑपरेशनल बेड्स इसमें है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अब ये धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। 48% होना मजाक नहीं है। तो ये मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो आने वाले हो सकता है 6 महीना के अंदर इसका नंबर्स और बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ देखने हम लोग को मिलेगा। और जब ये ऑक्यूपेंसी का परसेंटेज बढ़ेगा ना, आप देखोगे एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड भी बढ़ने लगेगा। क्योंकि अभी आपके पास कस्टमर आ नहीं है, सॉरी कस्टमर नहीं, पेशेंट्स नहीं आ रहे। तो पेशेंट जब नहीं आ रहे तो आप थोड़ा सा चार्ज कम करते हो, ताकि पेशेंट भाग ना जाए दूसरे जगह। पर जैसे जैसे पेशेंट आना बढ़ जाता है, ऑक्यूपेंसी रेट आपका बढ़ने लगता है, आप थोड़ा सा प्राइस को अपना हाइक कर लेते हो, तो वहां पर एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपेंट बेड भी आपका बढ़ने लगता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय डिस्कशन ऑन एस्टर डीएम हेल्थ केयर। उम्मीद करता हूँ आपको बिजनेस के बारे में समझाने में मैं थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा हूँगा, थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा कि बिजनेस क्या है, कैसे एक हॉस्पिटल बिजनेस को देखते हैं, और एस्टर डीएम को स्पेशली हम लोग को एक सीजनल बिजनेस के तरह से क्यों देखना चाहिए, बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस इन जीसीसी कंट्री, जहां पर पेशेंट समर सीजन के समय जो 2-3 महीना होता है ना, उनका बहुत खराब होता है ये बिजनेस, क्योंकि ना पेशेंट वहां टिकने मांगता है, ना डॉक्टर्स वहां टिकने मांगते हैं। तो इसी तरह से हम लोग को हॉस्पिटल बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नहीं आया है तो डिसलाइक जरूर कर दीजिए। बट कैसा भी हो, आप कमेंट करके हमें बताइए, हमारे साथ कम्युनिकेट करिए, क्योंकि वही एक माध्यम है जहां हम एक दूसरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। कौन से कंपनीज पे और वीडियो आप देखना पसंद करेंगे, हमें लिख के बताइए। कंपनी के बारे में, आपको इस कंपनी के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या आपको, आप अगर कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट है जो शायद हमने कवर नहीं किया, तो आप उसे लिख के बताइए, ताकि हमारे बाकी दर्शकों को मदद मिले आपके नॉलेज से। और हमारे साथ कांटेक्ट में बने रहिए। नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑल प्रेस करना भूलिएगा मत नोटिफिकेशन बेल में, ताकि इमीडिएट नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस के आपको मिलते रहे। और अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए हमारे वीडियोस को, जो लोग स्पेशली स्टॉक मार्केट में नॉलेज लेके कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।